तो आज हम बात करेंगे अपने सेगमेंट की दो बेस्ट सेलिंग कार्स का, महिंद्रा की तरफ से आने वाली XUV 3XO और किया की तरफ से आने वाली किया सोनेट। दोनों ही मॉडल, जी हाँ, दोनों ही मॉडल 10-10 हजार किलोमीटर से अबव चल चुके हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक डिटेल कंपैरिजन और ओनरशिप एक्सपीरियंस के लिए। स्टार्ट करते हैं दोनों के कंपैरिजन से। इस तरफ हमारे पास ये मॉडल है AX5 लग्जरी और ये वाला मॉडल है STK प्लस मॉडल। तो पहले देखते हैं XUV 3XO को। तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास फॉग लैंप्स, ये है हमारे इसके DRLs और ये है प्रोजेक्टर बेस्ड लैंप्स। अब बात करते हैं, यहाँ पे आ जाता है हमें फ्रंट में पार्किंग कैमरा, इधर आ जाता है हमारे पास लेवल 2 एडास की टेक्नोलॉजी। इसकी बात करें ग्रिल की, तो ग्रिल इसकी ज्यादा एग्रेसिव और ज्यादा पंची है। सेम ऐसा ही लाइनअप हमें इधर दिखता है, लेकिन हमें यहाँ पे कोई भी फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलते हैं। अब बात करते हैं सोनेट की। सोनेट में ये आ जाते हैं इसके रिफ्लेक्टर्स और यहाँ आ जाते हैं इसके DRLs और ये है इसका फॉग लैंप और ये है इसके टर्न इंडिकेटर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कोई भी कैमरा नहीं मिलता है, यहाँ हमें सारे 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, लेकिन इसके यहाँ कैमरा नहीं मिलता। यहाँ पे हमें कैमरा मिलता है और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलते, और ना यहाँ पे एडास लेवल 2 की टेक्नोलॉजी मिलती है। चलिए दोनों की गाड़ी की साइड प्रोफाइल देख लेते हैं। पहले देखते हैं XUV 3XO को। तो यहाँ पे आ जाते हैं 205 बाय 65 R16, इसमें भी 16 इंच का टायर आता है अलॉय के साथ। आगे डिस्क ब्रेक मिलती है। वैसे तो मैं आपको बताता हूँ इसके चारों टायर में डिस्क ब्रेक्स आती है। अब बात करते हैं किया सोनेट की तरफ। यहाँ पे मैं बात बता रहा हूँ आपको, ये वाली टायर की प्रोफाइल है 215 बाय 60 R16, ये भी 16 इंच का है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे दोनों ही जो मॉडल हैं वो 2024 के हैं। कुछ कुछ चेंजेस इसमें अभी आ चुके हैं, कुछ कुछ चेंजेस इसमें अभी जो पहले जैसे हैं वही थे। लेकिन आज की डेट में अगर ये वाला मॉडल आप परचेज करोगे तो उसमें आपको अलॉय मिलेंगे, जो कि इसमें अभी नहीं है क्योंकि 2024 का मॉडल है। तो यहाँ पे अभी व्हील कैप लगी है, लेकिन ये किसी अलॉय से कम नहीं लग रही। आगे इसमें मैं बात करूं तो इसमें दो आगे के दोनों टायर में डिस्क ब्रेक्स मिलती है और पीछे ड्रम मिलती है, जबकि इस वाले मॉडल में इसके बेस वेरिएंट से ही, XUV के बेस वेरिएंट से ही चारों टायर में डिस्क ब्रेक्स आ जाती है। बट सोनेट के टायर्स में आगे की साइड में 2 हमें डिस्क ब्रेक मिलती है, पीछे हमें ड्रम ब्रेक्स मिलती है। तो चलते हैं अब ऊपर की साइड। यहाँ साइड में आ जाते हैं ORVM। दोनों ही ORVM में टर्न इंडिकेटर्स की लाइट्स है। यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा है, तो यहाँ पे हमें यहाँ कैमरा प्रोवाइड हो जाता है। एडास टेक्नोलॉजी है तो कैमरा ऑब्वियसली इसमें मिलेगा ही 360 डिग्री। अब यहाँ पे बात करते हैं डोर हैंडल्स की। तो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, डोर सेंसर मिल जाता है, जो कि हमें किया सोनेट में भी मिल जाता है। पर ये मॉडल लग्जरी है तो इसमें को पैसेंजर साइड भी देना चाहिए था, बट कंपनी ने नहीं दिया है। कॉस्ट कटिंग वो हर जगह करती है। तो बात करते हैं यहाँ पे रूफ रेल्स, दोनों ही गाड़ियों में मिल जाती है, हमें सोनेट में भी मिल जाती है। अब आते हैं पीछे की साइड। यहाँ पे हमें रूफ पे मिलता है हमें ये रेडार एंटीना, जो कि बहुत ही ज्यादा ओल्ड फैशन है। हमें किया सोनेट में यहाँ पे शार्क फिन एंटीना मिलता है, जो कि आज की डेट में गाड़ी की लुक को एनहांस करता है। पर फिर भी कहीं ना कहीं लग्जरी मॉडल में ये चीज इनको देनी चाहिए थी। ये मॉडल 2024 का है, दोनों ही मॉडल वैसे 2024 के हैं, लेकिन इन्होंने 2024 के हिसाब से रेडार एंटीना लगाया है। अब वो क्यों लगाया है वो तो कंपनी के डिजाइन वाले ही बता पाएंगे, बट कंपनी पर गाड़ी की लुक इससे थोड़ी खराब हो जाती है। दोनों गाड़ी की बैक प्रोफाइल की, यहाँ हमारे पास शीशे पे मिल जाते हैं रियर डिफॉगर विद वाइपर्स। यहाँ हमें मिल जाते हैं सिर्फ रियर डिफॉगर, वाइपर अवेलेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें बैक कैमरा मिल जाता है, इधर भी बैक कैमरा मिल जाता है विद पार्किंग सेंसर्स, और दोनों ही गाड़ियों में कनेक्टेड टेल लैंप्स मिल जाती है। लेकिन ये वाला मॉडल मैं आपको बता रहा हूँ वापस से 2024 का है। अब ये मॉडल जिस किसी के पास भी होगा 2025 या 26 का, तो यहाँ पे वाइपर भी अवेलेबल होंगे। तो बात करते हैं सोनेट के इंजन प्रोफाइल की। तो यहाँ पे हमें मिल जाता है 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 83 bhp और 114 Nm का टॉर्क, जो कि काफी ज्यादा पीक परफॉर्मेंस देता है। नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन इस हिसाब से यहाँ पे सिटी के लिए बहुत ही एक परफेक्ट इंजन है, जो कि आपको माइलेज भी अच्छी निकाल के दे देता है। बाद में मैं आपको इसके ऑनर से भी मिलवाऊंगा, लेकिन अभी मैं इंजन लाइनअप्स की और गाड़ी की डिटेल कंपैरिजन की बात करते हैं। तो आइए यहाँ पे चलते हैं XUV 3XO की तरफ। और अब बात करते हैं XUV 3XO के इंजन लाइनअप की। तो यहाँ पे हमें मिल जाता है 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज गैसोलीन पावर्ड बाय TGDI इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 129 bhp, अप्रोक्स 130 लगा सकते हैं हम, और जो प्रोड्यूस करता है 230 Nm का टॉर्क, जो कि काफी ज्यादा एक हाई परफॉर्मेंस टर्बो इंजन है। इस सेगमेंट में इस लेवल का इंजन कोई सी भी अभी फिलहाल गाड़ी नहीं दे रही है। ये काम सिर्फ महिंद्रा ने करा हुआ है। और बात करें हम उसकी नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन की, तो वहां पे इसके मुकाबले ऑब्वियसली पावर उसकी कम रहेगी। करते हैं दोनों गाड़ियों के इंटीरियर्स की। तो पहले देखते हैं XUV 3XO के इंटीरियर को। तो यहाँ पे हमें जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे डुअल टोन इंटीरियर मिल जाता है। यहाँ पे व्हाइट मिल जाता है, ऊपर ब्लैक मिल जाता है, दोनों ही हार्ड प्लास्टिक है। लेकिन यहाँ पे व्हाइट इंटीरियर होने के लिए इस वजह से आपको यहाँ पे केयर इसकी बहुत करनी पड़ेगी। इधर मिल जाता है हमें सॉफ्ट टच, यहाँ मिल जाता है हमें चारों पावर विंडोज, ये है इलेक्ट्रिकली ORVMs।
अब बात करते हैं यहाँ पे हमें जो सीट है ये फुल्ली फैब्रिक मिल जाती है। यहाँ पे जिसकी गाड़ी है उस ओनर ने यहाँ पे 70 मैट लगाए हुए हैं। और अब इधर बात करते हैं, आप जरा कैमरामैन इधर यहाँ पे फोकस करिए, यहाँ पे एक बार यहाँ दिखा, एक बार नीचे से दिखा दिए। ये जो पैडल्स हैं ये स्पोर्टी पैडल्स हैं, ये सिर्फ AX5 लग्जरी वालों को ही मिलते हैं या उससे ऊपर वालों को मिलते हैं, या फिर ये उनको प्रोवाइड होते हैं जिनका मॉडल स्पेशली TGDI बैजिंग के साथ आता है। तो बात करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग हमें यहाँ पे फुल्ली लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। इस साइड हमें स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स जो होते हैं वो इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए हो जाते हैं, और ये साइड जो कंट्रोल है वो हमारे एडास और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए हो जाते हैं। अब बात करते हैं जो ये पर्टिकुलर मॉडल है, ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है, जिसमें आता है हमारे को टॉर्क कन्वर्टर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाती है, ऑटो होल्ड का फंक्शन मिल जाता है, यहाँ पे ऑब्वियसली आर्म रेस्ट मिल जाता है जो कि लेदर रैप होके आता है। यहाँ पे सीटें वही हैं। अब इस साइड आ जाते हैं, यहाँ पे ग्लो बॉक्स मिल जाता है, ग्लो बॉक्स हमें कूलिंग ग्लो बॉक्स मिलता है, इसमें लाइट अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आ जाता है हमारे पास सुंदर सा डिजाइन, और जो ये AC के कंट्रोल्स हैं, यहाँ आ जाता है ऑटोमेटिक 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल्स। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके थोड़े फीचर्स की, तो ये रहा हमारा एडास का रेडार, और इसके बाद यहाँ पे मिल जाती है हमें सिंगल पेन सनरूफ, जो कि फुल्ली इससे थोड़ी और पीछे जाती है खुल के। बात करते हैं सोनेट के इंटीरियर की, यहाँ पे हमें मिल जाते हैं चारों पावर कंट्रोल विंडोज, और यहाँ पे मिल जाती है इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल ORVMs, यहाँ पे मिल जाते हैं सेमी लेदर सीट्स। इस साइड में आप देख सकते हो, उसमें लग्जरी मॉडल्स में आपको पेडल्स जो थे वो स्पोर्टी लुक के थे हिसाब से थे, और यहाँ पे रबर पेडल्स मिल जाते हैं। तो अब बात करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की। इस साइड हमें जो कंट्रोल मिलते हैं वो हमारे मिलते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए, और जो इस साइड कंट्रोल मिलते हैं वो हमारे मिलते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए। जो ये वाले क्रूज कंट्रोल है, ये पर्टिकुलर इस मॉडल में आता नहीं है, ये ऑनर ने बाहर से लगवाया है। मैं आपके ऑनर से बात करवा दूंगा वीडियो के एंड में। तो अब बात करते हैं, ये वाला जो पर्टिकुलर मॉडल है ये हमारा मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है, और यहाँ पे मैनुअल हैंड ब्रेक के साथ आता है। तो अब बात करते हैं, यहाँ पे हमें कोई भी सनरूफ अवेलेबल नहीं है, ना पैनोरामिक ना सिंगल पेन, लेकिन इसके बाद वाले जो मॉडल है उनमें हर किसी में सिंगल पेन की सनरूफ अवेलेबल थी। ये वाला मॉडल 2024 का है, अब वाले मॉडल में सब में सिंगल पेन की सनरूफ अवेलेबल होती है। अब बात करें, यहाँ पे हमें इसमें भी 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, हमें उस वाले में भी 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा था। यहाँ पे हमें 2 जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। करते रियर सीट्स की, तो हमें गेट खोलती सबसे पहले तो यहाँ मिल जाता है, इधर भी हमें सॉफ्ट टच मिल जाता है, पावर कंट्रोल विंडोज मिल जाते हैं। अब अंदर आके आप देखेंगे तो यहाँ पे दोनों पीछे भी हमें AC कंट्रोल्स मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक फास्ट चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, 12V का पोर्ट यहाँ पर है। बात करते हैं इसके पीछे की सीट प्रोफाइल की तरफ, यहाँ पे गेट से घुसते ही यहाँ पे भी हार्ड टच है, उसमें सॉफ्ट टच था। अब बात करते हैं यहाँ पे विंडोज की, तो ये देखो विंडो कर्टेन इसके इस मॉडल से अवेलेबल हो जाते हैं, जो कि XUV के टॉप मॉडल में भी नहीं आते। किया की सबसे अच्छी बात ये होती है कि अपने कस्टमर को एटलीस्ट प्राइवेसी प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं इसके यहाँ पीछे वाले सीट प्रोफाइल की, हमें इसमें भी पीछे रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं यहाँ पे हमें, लेकिन यहाँ पे हमें 2 चार्जिंग पोर्ट्स का ऑप्शन भी अवेलेबल है, और ये फास्ट चार्जिंग पोर्ट है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे गाड़ी की डिग्गीज की, तो यहाँ पे हमें मिल जाता है 364 लीटर्स का बूट स्पेस, जहाँ की आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी हमें लैंप अवेलेबल नहीं है, लग्जरी मॉडल होने के बावजूद भी। बस ये हमें हैंडल्स मिल जाते हैं, वो भी 5 kg से अब हम इस पे टांग नहीं सकते। तो अब बात करते हैं किया सोनेट की बूट स्पेस की, ये है 385 लीटर्स का बूट स्पेस, जो कि 3XO से काफी बड़ा है, बट स्टिल इसमें भी यहाँ पे पार्शियल ट्रे कोई भी नहीं दिखाई दे रही है, ऑनर ने अभी नहीं लगवाई है। फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सामान काफी अच्छे से आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑनर ने अपने 2-3 बैग लगा रखे हैं छोटे छोटे, अगर आप इसमें कोई मीडियम साइज की सूट केस या कुछ भी डालो तो वो परफेक्टली यहाँ फिट हो जाएगा, जो कि 3XO में 3 आएंगे, तो आप ऐसा लगा सकते हैं इसमें 4 आ जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं ओनरशिप एक्सपीरियंस की। तो XUV का ऑनर मैं हूँ, और किया का ऑनर मेरा दोस्त है। तो रोहित आजा, मैं रोहित को बुलाना चाहूंगा। अब रोहित, आप बताओ इनको एक्सपीरियंस अपने गाड़ी का। पहले तो डिटेल एक्सपीरियंस बताओ कि आपने जब परचेज करी थी आपका डीलरशिप एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसके बाद आप इस गाड़ी को लेके गए, पहाड़ों पे भी लेके गए हो, तो आप उसका मेरे को एक्सपीरियंस बता दो, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करिए कि जो ये गाड़ी लेना चाहते हैं या जो ये कंसिडर करना चाहते हैं। आपने वैसे मेरी भी गाड़ी चलाई हुई है, तो आप दोनों गाड़ियों का डिटेल एक बार कंपैरिजन करके आप बता सकते हो। भाई डीलरशिप एक्सपीरियंस तो जब मैं ले रहा था तो मैंने काफ़ी सारे शोरूम्स विजिट करे थे मल्टीपल कंपनीज के। किया के साथ ये था कि इनका एक्सपीरियंस आपको थोड़ा प्रीमियम फील कराएगा कि अच्छे से आपको ट्रीट कर रहे हैं, आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आप गाड़ी लेने आए हो। तो और रही बात सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस की, तो मेरे नोन में कोई था और उसका किया का सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, तो मेरा भी प्रेफरेंस किया की तरफ ही था। और मेरे को STK प्लस लेनी थी। मेरे पास दो ऑप्शन उस टाइम पे थे अपने बजट में, एक तो STK प्लस मैनुअल और STK प्लस टर्बो। मेरे को मैनुअल ज़्यादा प्रेफरेंस लगी क्योंकि ऑब्वियसली पैसे भी बच रहे थे, और IMT आता था टर्बो में, तो अभी भी शायद IMT आता है, तो उसमें जो मैनुअल क्लच कंट्रोल है वो नहीं आएगा।
और वो मुझे चाहिए था क्योंकि मेरे को अपनी गाड़ी, क्योंकि मैं नेटिव हिमाचल से, तो मुझे लेके जानी पड़ती है रेगुलर बेसिस पे हिमाचल पे। अब रही बात इसके पहाड़ों के एक्सपीरियंस की, तो हाँ, अगर आप इसको हाई गियर पे, क्योंकि 4 सिलेंडर है, इंजन कभी झटका नहीं मारेगा लेकिन दब जाएगा अगर आप हाई गियर पे लो स्पीड पे हो तो अगर आप गियर मैच करके रेव मेंटेन करके चल रहे हो तो ठीक है, तो पहाड़ों पे नहीं दबेगी, अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप चौथे गियर पे 30 की स्पीड पे चल रहे हो और तब आप पंजा दबाओगे, डेफिनेटली आपको महसूस होगा कि पावर लैग हो रहा है। अब रही बात पावर कैसा है इसका हाईवेज पे, अगर आप बहुत ऐसे एक्सट्रीम एग्रेसिव नहीं चला रहे हो, नॉर्मल चला रहे हो कि 80 90 100 इजीली करेगी, उससे ऊपर भी जाएगी, ऐसा कुछ इशू नहीं है। बट अगर हाँ, आप वो वाली गाड़ी देखोगे, डेफिनेटली बहुत तेजी से जाएगी, अच्छा एक्सपीरियंस देगी हाई स्पीड पे। स्टेबिलिटी में मुझे इशू नहीं है, बट हाँ, अगर 100 कैच करना है जल्दी तो वो कार पकड़ो। बट अगर ऐसा है कि डिसेंट नॉर्मल एक्सपीरियंस है तो ऐसा कुछ है नहीं कि जो मैं इससे मिस आउट कर रहा हूँ। अच्छा तो रोहित मुझे एक बात बता कि कभी ये कार तूने पहाड़ों पे लेके गया और तुझे कभी ऐसा फील हुआ कि ये थोड़ी पहाड़ पे, थोड़ी हिल में थोड़ी अंडर पावर्ड लग रही है? क्योंकि कभी कभी लोग बोलते हैं कि किया सोनेट और जो वेन्यू है वो थोड़ी 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, तो थोड़ी थोड़ी कभी उनको अंडर पावर्ड लगती है, लैगी सा लगता है। तो मुझे ये बता, तुझे कहीं ऐसा फील हुआ? हाँ, मैं वही बोल रहा था कि अगर गियर आप हाई रखोगे तो मतलब क्या समझाओ, अगर एक चढ़ाई है, अगर आप तीसरे गियर पे उस पे चल रहे हो और आपका हाँ। आप अच्छी खासी स्पीड के मोशन में हो, डेफिनेटली दब जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सेकंड फर्स्ट लगा दोगे और आपकी स्पीड 20 पे चल रहे हो तो नहीं दबेगी, क्योंकि मैं इसको काफ़ी एक्सट्रीम जगह पे भी लेके गया हूँ। हाँ। मैं हिमाचल से, तो मैं अच्छी खासी जगह लेके गया हूँ, अपने लोकल में भी अच्छी खासी चढ़ाई है, अच्छा खासा ऑफ रोड इसने अच्छे से हैंडल करा है। बस आपको गियर मेंटेन करके चलना है, तब आपको पावर लैग नहीं महसूस होएगा। बट हाँ, अगर आप ऑब्वियसली आप किसी और कार से एक्सपेक्ट करोगे जो इससे ज़्यादा टॉर्क निकाल के दे रही है, तो डेफिनेटली हाँ, फिर तो लगेगा पावर लैग। अच्छा मुझे एक चीज और पूछनी थी, इसकी हाईवे पे माइलेज और सिटी में माइलेज कितनी है? जैसे हमारा जो रोहित है, इसकी ना गुड़गांव में जॉब है, तो इसका हाइब्रिड है, तो कभी कभी जाता है, कभी कभी वर्क फ्रॉम होम करता है। लेकिन जब रोहित अपनी गाड़ी से जाते हो तो आपको इसकी कितनी माइलेज मिलती है? गुड़गांव के जाम में आपको पता है, जो लोग दिल्ली के नेटिव्स हैं वो समझ सकते हैं, सिटी की ड्राइव में और फिर बीच में हाईवे आ जाता है, तो आप उसके कंपैरिजन में एक बार बता दो कि कितनी माइलेज आपको मिल जाती है सिटी में, और फिर जब आप हाईवे पे लेके जाते हो उस गाड़ी को, किसी टूर पे जा रहे हो, तब इसकी कितनी मिलती है? तो अगर मैं सिटी ट्रैफिक की बात करूँ तो मैं ज़्यादा एग्रेसिव नहीं चलाता अपनी कार को, तो मतलब एक्सेलेरेटर पेडल के साथ मैं थोड़ा सॉफ्ट ही हूँ। तो ऑन एवरेज 14-15 की माइलेज निकाल लेती है। बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है, एकदम स्टॉप एंड गो वाला ट्रैफिक चल रहा है, मैं 2-3 घंटे ट्रैफिक से आ रहा हूँ, तब आप 12-13 की एक्सपेक्ट करोगे। अच्छा। हाईवे पे जब मैं हिमाचल जा रहा हूँ, जब मेरी कंटिन्यूस रनिंग हो रही है, 600 किलोमीटर से ऊपर जा रही है गाड़ी, तब इसने मेरे को 20 की भी निकाल के दी है, और सबसे कम मैंने आज तक 17.5 की देखी है। मतलब 17.5 से ऊपर निकाल देगी अगर आप बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहे हो, और मैं नॉर्मल क्रूजिंग की बात कर रहा हूँ, 100 17.5 110। आपने निकाली हुई है इसके हाँ, साथ? सबसे कम। सबसे कम। और हाईएस्ट मैक्सिमम मेरी कितनी रीच आज तक करी है? मैंने शायद 22 देखी है। 22 पूरी देखी है। डिस्टेंस की बात बता रहा हूँ मैं। टैंक टू टैंक करा है? टैंक टू टैंक कभी नहीं करा। एमआईडी से करा है? हाँ, एमआईडी से बता रहा हूँ मैं ये। ठीक है। अच्छा मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ, जो बहुत सारे व्यूअर्स सुनना भी चाहते होंगे, जानना भी चाहते होंगे कि E20 फ्यूल आने के बाद क्या कुछ इस माइलेज में फर्क पड़ा, क्या परफॉर्मेंस में फर्क पड़ा जब पहाड़ पे लेके गए? तो ये मुझे आपसे जानना था, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूंगा, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा। तो मुझे रोहित एक बात बताओ कि इसमें कुछ फर्क पड़ा है इसके इंजन में? यार जेन्युइनली बोलूँ तो परफॉर्मेंस का तो मुझे नहीं पता चला, बट हाँ, माइलेज पे जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ ना, 14 की माइलेज आ रही है गुड़गांव तक, पहले 16 की भी आती थी 16 गुड़गांव इन्होंने रीच ट्रैफिक में। करी है, बहुत अच्छी बात हाँ, है। सिटी ट्रैफिक की बात सिटी में कर रहा हूँ मैं, लेकिन E20 जब से नॉर्म बन गया है तब तो बिल्कुल ही खत्म माइलेज है। अभी भी अगर मान लो मैं नॉर्मली 10 किलोमीटर जाऊंगा तो ये 10 12 13 की माइलेज निकाल के देगी, अगर अच्छा खासा ट्रैफिक है तो, और वो भी बेस्ट के सिनेरियो बोल रहा हूँ मैं। अच्छा अब बात करते हैं इसके स्टीरियो साउंड की, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की और इंफोटेनमेंट सिस्टम की। तो मतलब कितना वो हैंडी है? मतलब काफी लोग ऐसे बोलते हैं कि जब गाड़ी में बैठते तो उनका ब्लूटूथ उनको कनेक्ट करना पड़ता है, या इसमें अगर आप बैठे हो तो बैठने के बाद आपका ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाए। जैसे मेरी गाड़ी है XUV 3XO, इसमें मुझे जब भी बैठना होगा ना, ये हमेशा एप्पल कारप्ले से वो अब सिस्टम आया कि अब कनेक्ट हो सकता है ऑटोमेटिकली, लेकिन पहले मुझे इस पे करना पड़ता था ब्लूटूथ से, तब जाके ब्लूटूथ पे कन्वर्ट होती थी। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्योंकि मेरी गाड़ी में जो स्टीरियो लगा हुआ है वो बहुत ही बेसिक है, बहुत ही एवरेज है, मैं कोई भी बायस रिव्यू नहीं दूंगा, मेरी खुद की गाड़ी है, मुझे पता है, मैंने इस गाड़ी का भी स्टीरियो साउंड सुना है, इसका मुझे ज्यादा प्रीमियम लगता है, उसमें नहीं लगता है मेरे को। आज की डेट में इस ये 24 मॉडल है, तो अब पहले इसमें इतना ही स्टीरियो आता था, लेकिन आज की डेट में इसमें डॉल्बी डिजिटल के साथ आता है, कार प्ले वगैरह और भी चीजें इसमें काफी सारी इनबिल्ट आती हैं। पहले इसमें नहीं थी, पहले इसमें एप्पल कार पे भी नहीं आता था, वो भी सॉफ्टवेयर के थ्रू इंस्टॉल करा था महिंद्रा वालों ने।
तो रोहित मुझे ये बताओ कि आपको इसमें इनबिल्ट कारप्ले का सिस्टम था, एंड्रॉयड ऑटो था, मतलब या कुछ आपने इससे शोरूम से कुछ करवाया है या बाहर से कुछ स्टीरियो लगवाया है कुछ? हाँ, तो अगर मेरे एक्सपीरियंस की बात करें तो मैंने जैसी शोरूम से कार ली थी, मैंने उसके अलावा इसमें कुछ ज़्यादा छिड़वाया नहीं है। रही बात एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों की, मैं दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता हूँ, आई मतलब एंड्रॉयड और iOS। तो मेरा दोनों के साथ एक्सपीरियंस अच्छा है। मैं जैसी कार में बैठता हूँ, जहाँ पे मैंने गाना छोड़ा है वहीं पे रिज्यूम होता है। और लैग वगैरह की बात करूँ तो मुझे ऐसे लैग वगैरह भी एक्सपीरियंस नहीं होता। हाँ, बहुत ही ज़्यादा धूप हो तो गर्म हो जाता है, बट स्टिल लैग नहीं होता। गर्म तो होगा ही, ऑब्वियसली धूप पड़ रही है, बट ऐसा लैग नहीं होता। और साउंड सिस्टम की बात करें, हाँ, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। डेफिनेटली ऐसा धम-धम वाला सीन नहीं है। मेरे को ऐसा चाहिए कि अच्छी साउंड क्वालिटी हो, डिसेंट बेस हो, डिसेंट ट्रैवल हो, तो वो ये मेंटेन करके चलता है। तो मैं इसके साउंड सिस्टम से सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा, कि ये नॉर्मली आप सिटीज में चलाते हो इसको, हाईवे पे तो कभी कभी टूर पे जाना हुआ या कुछ हुआ, तो जब इसको सिटी में लेके जाते हो तो इसका सिटी ड्राइव कैसी है, इसकी कंफर्ट कैसे, मतलब गड्ढे भी आते होंगे, पॉट होल्स भी होते होंगे, तो इसमें मतलब ये कैसी फील होती है? थोड़ा ऐसा लगता है कि झटका लग गया, या क्या कहते हैं सस्पेंशन की ज्यादा स्टिफ है या कंफर्ट है? मुझे ये बता, जैसे आपकी फैमिली भी बैठती है तो फैमिली कंफर्ट कैसा, उन्होंने बोला कि भाई ये गाड़ी थोड़ी ऐसी है, मतलब इसके सस्पेंशन स्टिफ लगे हो या ज्यादा सॉफ्ट है, गड्ढे फील हो रहे हैं, बिल्कुल ही फील नहीं हो रहे, तो थोड़ा ऐसे बताओ। अगर मैं अब ड्राइवर पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो गड्ढे वगैरह तो बहुत अच्छे से हैंडल करती है। बट हाँ, जो पीछे बैठते हैं उनसे कभी-कभार सुना है कि अगर बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाएगी तो ये लगता है कि हाँ, मतलब स्टिफ वाली साइड पे है। बट उसका एक एडवांटेज ये भी है, अगर मैं शार्प कट लेता हूँ हाई स्पीड पे, तो स्टिफ सस्पेंशन का एडवांटेज है, बॉडी रोल कम है इस गाड़ी में, बॉडी रोल इतना नहीं लेती है। हाँ, बट अगर वैसे बोलूँ तो टू बी ऑनेस्ट, अगर 10 on 10 बेस्ट एक्सपीरियंस है तो मैं इसको 780 मान के चलूंगा, क्योंकि डिसेंट एक्सपीरियंस है अब सस्पेंशन का। अब मैं मेरी बात करता हूँ, जो मेरी गाड़ी है एक्सयूवी 3XO, इसमें मेरे घर वाले बैठे हैं, फैमिली मेंबर्स भी बैठे हैं, तो इस गाड़ी ने मतलब मुझे काफी सारी मेमोरीज दी हैं। लेकिन जो लोग बोलते हैं कभी कभी यूट्यूब पे कि क्या कहते हैं, महिंद्रा की जो गाड़ी है उसके इंजन बंद हो जाते हैं पानी में जाने के बाद, या कभी कभी जैसे पॉट होल्स पे से निकलते हैं तो स्क्रीन उसकी बंद हो जाती है, या कभी कभी वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो स्क्रीन उनकी आती ही नहीं है, बहुत टाइम बाद आती है, गाड़ी बंद करनी पड़ती है। मेरे साथ अभी तक फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये ना तो ये गाड़ी कभी बंद हुई है ना कुछ, क्योंकि मैंने इसको हमेशा प्यार से चलाया है। स्टार्ट करने के बाद भी मैं इसके आरपीएम को 1 से नीचे आने देता था, ताकि ये रिलैक्स रहे और बिना हाई आरपीएम पे चले। अब मैं बात करता हूँ इसकी सिटी ड्राइव की। सिटी ड्राइव के हिसाब से बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल गाड़ी है। मैंने सोनेट भी चलाई है, मैंने ये भी चलाई है। मुझे दोनों की ड्राइव का कंपैरिजन मैं अगर करूं तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि क्या कहते हैं, इसमें थोड़ी सी इजी रहती है, क्योंकि सिटी के ट्रैफिक जाम में आपके पास ऑटोमेटिक गियर है, तो आपको ज्यादा क्लच की झंझट नहीं है। इसमें आपको क्लच की झंझट करनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये नेचुरल स्पीड सिस्टम नहीं है, ये 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन है, तो इसमें अंडर 2000 आरपीएम में ना ये इंजन थोड़ा सा लैग ही चलेगा। आपको, आपने रेस दबा रखी होगी तो लगेगा कि थोड़ी सी वो पावर नहीं पकड़ी, लेकिन हाँ 2000 आरपीएम से ऊपर जाते ही ये रॉकेट की तरह भागती है, जस्ट लाइक अ रॉकेट इन अ पॉकेट। तो अब मैं बात करूं, मेरे फादर ने भी चलाई है, मेरे फादर के लिए भी बहुत हैंडी कार है। हाँ, लेकिन इसकी थोड़ी बहुत चीजें, फीचर इसके जो है थोड़े एडवांस लेवल के, जो मेरे फादर नहीं पकड़ पाते, जैसे एडास लेवल टेक्नोलॉजी हो गई, ब्लूटूथ कनेक्ट करना हुआ, तो थोड़ा टच स्क्रीन है, वो थोड़े रॉ टाइप गाड़ी के हैं, जैसे वैगनार हो गई, स्विफ्ट हो गई, ऐसे वाली गाड़ी के हैं। अब सडनली उस गाड़ी से जंप करके इस पे आ जाना तो उनके लिए थोड़ी टेकी चीज है, बट हाँ हम जैसी यंग जनरेशन के लिए तो ये इजी टू यूज है। लेकिन मैं बात करूं, जब गड्ढे पे से निकलती है, गड्ढे पे से निकलने के बाद भी मुझे कुछ ऐसा फील नहीं होता। मेरी पूरी गाड़ी पैक थी फैमिली के साथ, सामान भी रखा होता, लगेज भी था, तो भी उसके बाद भी मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। और अंडर पावर तो कहीं से भी लगी नहीं सकती, क्योंकि इसमें जो पावर इतनी भर रखी है महिंद्रा ने, तो ये कहीं से भी मुझे अंडर पावर नहीं लगती। पहाड़ों पे मैं इसको लेके नहीं गया, जब पहाड़ों पे जाऊंगा तो मैं इसका डिटेल एक्सपीरियंस अपना सारा शेयर कर दूंगा। तो रोहित, अब बात करते हैं, आपने ये गाड़ी कितने चला लिया अप्रॉक्स? 14,000 किलोमीटर। 14,000 किलोमीटर चला ली है। तो अब मुझे आप एक बात बताओ, इसकी सर्विस आपने कितनी करा ली? या तीन तीन हो गई है शायद। 3 हो गई है, तो आपका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा? यार काफ़ी अच्छा है। अगर मान लो जैसे मेरी DRL यहाँ से ना थोड़ी येलो हो रही थी, पूरी येलो नहीं पड़ी थी, बस थोड़ी येलो थी, पेल येलो। मैं लेके गया और मतलब नॉर्मल रेगुलर सर्विस पे उन्होंने ऑर्डर भी डाल दिया। मेरे को थोड़ा सा करना पड़ा था कि लगा दो एंड ऑल, थोड़ी आर्ग्यूमेंट, बट स्टिल मेरे को 2 दिन में इन्होंने दोनों यूनिट रिप्लेस करके दिए हैं विदाउट एनी इशू। और मतलब इन जनरल भी अगर मेरे को ऐसा कुछ आया है कि गाड़ी में ऐसी आवाज़ आ रही है कुछ भी, तो अच्छे से एड्रेस करते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ हाँ करके इग्नोर कर दिया। अगर मैं गाड़ी दे के घर पे आ जाऊँ तो मुझे कोई इशू नहीं होता। मेरे को इतना पता है कि अगर मैंने कुछ बोला है तो वो चीज़ एड्रेस होगी।
तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि मैं गाड़ी वहां पे देकर घर पर आ जाऊं। मैंने भी यही करा था, गाड़ी देके मैं घर पे आ गया था। उन्होंने मेरी गाड़ी में 3XO की जगह 400 का सॉफ्टवेयर डाल दिया था, जो कि यहाँ पे महिंद्रा का बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। मुझे सबने बोला भी था, टाटा महिंद्रा की सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस इनकी बहुत खराब होती है, जो कि मेरे को मतलब इनसे मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे वो चीज मिल गई। पर हाँ, अभी ये सुधर चुके हैं। मैंने वहां पे कंप्लेंट डाली थी, उन्होंने मेरे सारा कंपेंसेशन दे दिया। मेरा फ्यूल जितना खत्म हो गया था, उन्होंने मेरा हाफ टैंक तक भरा के दे दिया था। तो यहाँ तक मैं महिंद्रा की तारीफ करूंगा। लेकिन फिर भी कस्टमर एक उम्मीद लेके आता है, अपनी गाड़ी किसी भरोसे से छोड़ के जाता है, अब उसको गाड़ी वहां पे तब तक उस डेट तक नहीं मिलती, तो वो बहुत ही बड़ा एक ड्रॉबैक हो जाता है, जिस वजह से किया की जो गाड़ी है और किया जो कंपनी है वो बहुत ही एक प्रीमियम ब्रांड हो जाती है और लोग इस पे भरोसा ज्यादा कर सकते हैं। इसमें जो फीचर्स आते हैं वो फीचर मैं आपको बताता हूँ। पर्सनली मुझे इस गाड़ी के जो फीचर्स हैं और इस गाड़ी का जो अंदर से टोन है, जो टेक्सचर कलर टोन है, वो मुझे थोड़ी ऐसी लगती है कि वो क्या कहते हैं, ब्लैक टाइप है। मतलब एक तरह से आपके प्राइवेट स्पेस, आपका प्राइवेट कैबिन बन जाता है। अगर मैं बात करूं इसकी, मेरी गाड़ी की, तो इसमें डुअल टोन इंटीरियर मिलता है। मोस्टली इसमें व्हाइट रहता है। इसमें आपको केयर की बहुत ज्यादा नीड रहेगी। कहीं से भी कुछ भी, अगर आपका शू लग गया या आपका कोई बैग लग गया, तो इसमें काला लग सकता है, मतलब हट जाएगा, लेकिन वो दिखेगा क्योंकि इसके अंदर व्हाइट है। तो ये इसका ड्रॉबैक हो जाता है व्हाइट के हिसाब से। लग्जरी दिखता है ये, लेकिन केयर करनी इसकी आसान है, इसकी थोड़ी डिफिकल्ट है। दोनों ही कलर व्हाइट है। और मैं आपको बताता हूँ, इसकी लुक जो है थोड़ी सी बाहर से पंची एग्रेसिव है, और इसकी जो है, इसकी रेडी टू रेस है, ऐसी वाली मूव लगती है। तो दोस्तों अब मैं बात करूंगा कि कौन से यूजर्स को, कौन से इस वीडियो देखने वाले लोगों को ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए और किन लोगों को ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए। अगर दोस्तों आपको चाहिए कोई भारी भरकम गाड़ी, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ, बहुत ही ज्यादा मतलब पंची इंजन हो, रेडी टू मूव हो, अगर आपको किसी से रेस करनी हो, ड्रैग रेस करनी हो, कुछ भी करना हो, हाँ, लेकिन ये पर्टिकुलर जो मॉडल है ये ऑटोमेटिक है, आप मैनुअल में ड्रैग रेस कर सकते हो, तो वो ज्यादा मुझे लग रहा है हैंडी रहेगा। लेकिन इसका ये ड्रॉबैक ये है कि अंडर 2000 आरपीएम के जब ये रहेगी, तब तक इसका इंजन ऐसा लगेगा कि ये लैगी है, रेस नहीं पकड़ रही, कुछ है। लेकिन जब 2000 आरपीएम से ऊपर जाएगी, तो ये ऐसे भागेगी जैसे सारी गाड़ियां पीछे हो गई हो। और मैं बात करूं एनए इंजन की, ये इंजन अंडर पावर कभी नहीं लगता। इसको आप चाहे दूसरे गियर पर डाल लो, चाहे दूसरे गियर से आप इसको स्टार्ट करके निकल जाओ, या मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने ये गाड़ी चलाई है, इस गाड़ी का मैंने तीसरे गियर के बाद ही मैंने 5वां लगा दिया था, ये गाड़ी बंद नहीं हुई, इसने कोई झटका नहीं मारा। लेकिन अगर मैं बात करूं इस गाड़ी की, अगर ये गाड़ी मैनुअल होती तो ये गाड़ी झटका जरूर ले जाती, क्योंकि ये 3 सिलेंडर इंजन है, ये 4 सिलेंडर इंजन है। ये ज्यादा रिफाइंड है, वो थोड़ा कम रिफाइंड है। 3 सिलेंडर इंजन को महिंद्रा वालों ने बोला था कि हमने रिफाइंड करा है, पर चाहे कितना भी रिफाइंड कर लो, 3 सिलेंडर इंजन 3 सिलेंडर ही रहेगा। ये 4 सिलेंडर है, इसमें वाइब्रेशंस कम है। मुझे इसके अंदर वाइब्रेशन थोड़ी सी फील होती है सीट्स के अंदर, यहाँ बिल्कुल भी फील नहीं होती। ऐसा लगता है आप बहुत साइलेंट कैबिन में जा रहे हो, बहुत साइलेंट कार चला रहे हो। और ये गाड़ी उन लोगों को कंसीडर करनी चाहिए जिनको ज्यादा भगानी नहीं है, जिनको ज्यादा रेस नहीं करनी, फीचर्स चाहिए, अच्छी गाड़ी। लुक्स के मामले में मैं किया को, मैं इस गाड़ी को 9 आउट ऑफ 10 दूंगा, और इस गाड़ी को 8 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं इस गाड़ी की जो आगे से लुक है वो थोड़ी और ज्यादा एग्रेसिव बनानी चाहिए थी। पीछे से ये गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बट कहीं ना कहीं इसकी ग्रिल मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। पहले वाला जो इसका मॉडल आता था, वो उसकी ग्रिल मुझे अच्छी लगती थी। इसकी थोड़ी आगे से ऐसा लगता है जैसे थोड़ा डिजिटल टाइप, कार्टून टाइप इसकी ग्रिल है, बट स्टिल इंजन उसमें ज्यादा हैवी लगा हुआ है। फैमिली कार ये है, अगर आपको अपनी फैमिली के लिए चाहिए, नॉर्मल डिसेंट सिटी ड्राइव चाहिए सारे कंफर्ट्स के साथ, तो ये गाड़ी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये गाड़ी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, इसी तरह प्यार देते रहिए अपना, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए।